Good morning, students. I'm Raman Chaudhary from Bharat Study Circle and I'm teaching you social science. Let's start fourth chapter from history. This is lesson 4 from history, the age of industrialization. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो किस युग में हुआ, कैसे हुआ, इंडस्ट्रियाँ कैसे बनी, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सीजनल है, यानी सीजन में चलती है. तो वो आपके टेक्सटाइल की इंडस्ट्री. ठीक है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है. क्वेश्चन नंबर 2, द मेन वर्क ऑफ द जॉबर वॉज. जॉबर जो होते थे वो किस तरीके का काम करते थे. टू गेट न्यू वर्कर्स फॉर द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज जो होते थे उद्योगपति, उनके लिए वर्कर्स को ढूंढ करके लाने का काम जॉबर करते थे. तो जॉबर जो होते थे वो इंडस्ट्रीज लोगों के लिए वर्कर्स ढूंढ करके लाने का काम करते थे. क्वेश्चन नंबर 3, द कॉटन मिल इन इंडिया वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड. इंडिया में पहली कॉटन की मिल कहाँ पे लगी थी. तो आंसर इज बॉम्बे. बॉम्बे में लगाई गई थी. क्वेश्चन नंबर 4, द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड. पहले जो कॉटन मिल थी वो किस तरीके का कॉटन प्रोड्यूस करती थी. तो आंसर इज द कोरस कॉटन yarn, यानी कि कोरस भद्दे तरीके के धागों का प्रोडक्शन करती थी. द कोरस कॉटन yarn. क्वेश्चन नंबर 5, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉज सेटअप बाई. 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थी वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी. तो आंसर इज द्वारका नाथ टैगोर. द्वारका नाथ टैगोर ने 6 बड़ी कंपनियों को एक साथ सेटअप किया था. थैंक यू. दिस इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है. आंसर, द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन वॉज कैरीड आउट फॉर इंटरनेशनल मार्केट. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले की स्टेज थी जिसमें लार्ज स्केल का प्रोडक्शन किया जाता था इंटरनेशनल मार्केट पे. इसी को हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं. यानी प्रोडक्शन की पहले की स्टेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहले की स्टेज जिसमें लार्ज स्केल का प्रोडक्शन किया जाता था इंटरनेशनल मार्केट पे, इसी को हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर गिल्ड्स. गिल्ड्स क्या होते थे. दीज वर द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स. ये प्रोड्यूसर्स का एक एसोसिएशन होता था या उनका एक ग्रुप होता था. दैट ट्रेन क्राफ्ट पीपल, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइजेस. ये जो क्राफ्ट पीपल होते थे उनको ट्रेन करते थे, प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल करते थे और प्राइजेस और कंपटीशन को रेगुलेट करते थे. यानी कि गिल्ड्स जो होते थे वो प्रोड्यूसर्स का ग्रुप होता था जो कि क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते थे, प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल करते थे और कंपटीशन और प्राइस को रेगुलेट करते थे. द रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. रूलर्स जो होते थे अलग अलग तरीके के गिल्ड्स बना देते थे कि वो अपने मोनोपोली मतलब होता है एक जैसा अपना प्रोडक्ट को बना सकें और उसको जो है उसका ट्रेड कर सकें. ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ट्रेड भी कर सकें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग जेनी क्या थी. इट वॉज अ मशीन. ये एक मशीन थी डिवाइस बाय जेम्स हरग्रीव्स. इसको जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था टू स्पीड अप द स्पिनिंग प्रोसेस. स्पिनिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए. यानी कि जो धागा बनाया जाता है, धागा बनाने में जो उसकी प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेस को तेज करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इस मशीन को बनाया गया था, स्पिनिंग जेनी को. क्वेश्चन नंबर 4,
नेम एनी टू रीजन्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया विच वर फेमस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया की उन कॉलोनियल एरियो के नाम बताने हैं जो फेमस थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए। तो वो थी बॉम्बे और बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर द टू मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन इन द अर्लियर 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में ब्रिटेन की सबसे दो डायनामिक इंडस्ट्री कौन सी थी? कॉटन की और मेटल की। ये सबसे पावरफुल इंडस्ट्री थी, डायनामिक इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वोमेन वर्कर्स अटैक द स्पिनिंग जेनी। वोमेन लोग जो थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीन का बहिष्कार क्यों किया? अ मशीन विच वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ये मशीन जो ब्रिटेन में बनाई गई थी इसका बहिष्कार क्यों किया? उन लोगों को ये मशीन क्यों नहीं पसंद आई? आंसर है द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी। इस मशीन के आ जाने से अनएम्प्लॉयमेंट का डर लोगों में बढ़ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी का डर जो था वो लोगों में बढ़ गया था, इसलिए उन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 3 प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह। तो इंडिया के पहले के प्री कॉलोनियल पोर्ट्स कौन से थे? तो आंसर है सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली। ये प्री कॉलोनियल पोर्ट थे, यानी पहले के। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोर्ट्स विच ग्रू ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल टाइम में बढ़ने वाले इंडिया के दो पोर्ट्स कौन से थे? तो आंसर इज बॉम्बे एंड कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9, हु वर गोमेस्ताश। गोमेस्ताश क्या होते थे? दीज वर द पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गोमेस्ताश जो होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट्स होते थे। हु यूज टू सुपरवाइज वेवर्स। जो जुलाहे होते थे उनको ये लोग सुपरवाइज करते थे या उनको डायरेक्शन देते थे। तो दीज वर द पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गोमेस्ताश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पेड सर्वेंट होते थे जो वेवर्स को सुपरवाइज करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी 4 मेजर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर्स थे बड़े बड़े, वो कौन से थे? आंसर इज बॉम्बे जो 1854 में बना, कानपुर 1860 में बना, अहमदाबाद 1861 एंड मद्रास 1874। ये कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया हु सेट फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। एंटरप्रेन्योर्स मतलब होता है उद्यमी, यानी कि बड़े लेवल की इंडस्ट्रियां एस्टैब्लिश करने वाले। तो उन एंटरप्रेन्योर्स का नाम बताना है जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी। तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर और सेठ हुकुमचंद। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज जॉबर। जॉबर कौन थे? जॉबर वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स एम्प्लॉयड बाई इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिक्रूट द न्यू वर्कर्स। जॉबर्स जो होते थे ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर्स होते थे इंडियन इंडस्ट्रीज के, यानी कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उद्योगपति जो होते थे, उनके ट्रस्टेड वर्कर्स होते थे, यानी कि विश्वसनीय वर्कर्स होते थे जो और न्यू वर्कर्स की रिक्रूटमेंट यानी उनकी भर्ती करने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, हु मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ द स्टीम इंजन। किसने स्टीम इंजन के न्यू मॉडल को बनाया था? तो वो थे मैथ्यू बोल्टन। This is short questions from chapter 4. Question number 1, why did the industrial production in India increase during the First World War? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? आंसर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फॉलोइंग रीजंस के कारण। पॉइंट 1, वाइल ब्रिटेन मिल्स बिजी विथ वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। ब्रिटिश मिल्स जो थी वो अपने वॉर का प्रोडक्शन करने में बिजी थी अपने आर्मी मैन के लिए, यानी ब्रिटिश जो मिल्स थी वो अपने आर्मी मैन के लिए वॉर का प्रोडक्शन बनाने में बिजी हो गई। मैनचेस्टर इंपोर्टेड इनटू इंडिया डिक्लाइन, और इंडिया में जो मैनचेस्टर्स थे जो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। विद द डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट सडनली इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट मार्केट टू सप्लाई, और जैसे जैसे इंपोर्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया बाहर से इंडिया का, इंडिया में बड़ी बड़ी मार्केट इस्टेब्लिश होने लगी और वो सप्लाई का काम करने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्रिएटेड द कॉटन मिल्स, कॉटन मिल्स को किसने बनाया? हाउ डिड इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन, और इससे किस तरीके से प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ? रिचर्ड और क्राइट हैड क्रिएटेड द कॉटन मिल्स, रिचर्ड और क्राइट ने कॉटन मिल्स बनाई थी। द कॉस्टली मशीन कुड बी परचेज्ड एंड सेटअप इन द मिल्स, इस मशीन को खरीदा गया और इसको मिल्स में इस्टेब्लिश किया गया। विद इन द मिल्स, मिल्स के अंदर द प्रोसेस वर ब्राउट टुगेदर अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बिकम लेस, और जो प्रोडक्शन की प्रोडक्ट के कॉस्ट होती थी वो भी बहुत ही कम हो गई थी। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 फ्रॉम हिस्ट्री। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन वीवर्स एट द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में इंडियन वीवर्स के सामने क्या क्या समस्याएं थीं? आंसर, व्हेन द वॉर ब्रोक आउट इन अमेरिका, द कॉटन सप्लाइड बाय अमेरिका कट ऑफ, सो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। जब अमेरिका में वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन जो अमेरिका से कॉटन लेता था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, यानी अमेरिका जो कॉटन सप्लाई करता था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। सो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, इसलिए ब्रिटेन भारत की तरफ मुड़ा। द रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन इंक्रीज, इंडिया से जो रॉ कॉटन थी कच्ची रुई वो एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ गया। द प्राइजेस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, और उसके प्राइजेस जो थे वो धीरे धीरे गिर गए। इंडियन वीवर्स फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इंडियन वीवर्स ने कई तरीके की परेशानियों को झेला। वीवर्स टुक द एडवांस लोन फॉर देयर बिजनेस बट दे फेल्ड टू पे ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, वीवर्स ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को सुधार करने के लिए लोन लिया, लेकिन वो उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी इनकमें बहुत ही कम थी। क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में जो फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई उसके बारे में बताना है। आंसर, कॉटन एंड जूट मिल्स वर द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, कॉटन और जूट मिल्स पहली थी जो इंडिया में एस्टैब्लिश की गई थी। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन 1854 एट बॉम्बे, मुंबई, इंडिया में पहली कॉटन की मिल सेटअप की गई थी 1854 में बॉम्बे, मुंबई में। बाई 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन इट्स प्रोडक्शन, 1874 तक के पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल जो थी मद्रास की उसने भी अपना प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 फ्रॉम हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके क्या कारण थे? आंसर, ग्रोइंग इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा था। इन 17 and 18 centuries, merchants from town in Europe began moving to the other countries, supplying money to farmers and artisans and forced them to produce for international market. 17 से 18 सेंचुरी के बीच में जो मर्चेंट्स होते थे उस देश के, वो अलग अलग जगहों पर घूमे यूरोप के,
और दूसरी कंट्रीज़ में भी गए, फार्मर्स आर्टिशन से मिले, उनको पैसे दिए कि वो प्रोडक्शन शुरू करें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। पॉइंट 2, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी बढ़ी थी। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड द डिमांड्स ऑफ गुड्स बिगेन ग्रोइंग, जैसे जैसे वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड बढ़ता गया उसके साथ साथ डिमांड्स भी प्रोडक्शन की, गुड्स की बढ़ने लगी धीरे धीरे। थर्ड, न्यू इन्वेंशन, अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th सेंचुरी इंक्रीज, 18th सेंचुरी में नए नए इन्वेंशन भी हुए, लाइक कार्डिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग मशीन, ये सारी नई नई मशीनों का इन्वेंशन भी हुआ। पॉइंट 4, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मीन्स इंग्लैंड हैड कलेक्टेड लॉट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स ग्रोइंग ट्रेड, इंग्लैंड ने बहुत सारे पैसे को भी इकट्ठा किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। पॉइंट 5, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की उपलब्धता, द अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल एंड आयरन ओर्स ऑन लार्ज क्वांटिटी हेल्प इंग्लैंड इन रनिंग इंडस्ट्रीज, कोयले की और आयरन ओर्स की बड़ी मात्रा में क्वांटिटी जो थी, इसने इंग्लैंड की बहुत बड़ी हेल्प की अपनी इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए। थैंक यू।